नमस्कार, मैं रवि प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनका काम है तालाबों का जन्म देना। जो तालाब मर चुके हैं फिर से उसको पुनर्जीवित करना। तो ऐसे जो योद्धा है समाज के लिए, उनसे आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूं, जिनका नाम है रामवीर तंवर साहब। सर, आपका रोहतास पत्रिका में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर रवि जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे समाज से तालाब की संस्कृति खत्म हो रही है, ये कितना संकट है समाज के लिए? बिल्कुल, तालाबों से जैसे जैसे देश से तालाबों की संस्कृति एक तरह से खत्म हो चुकी है। आप देख चुके होंगे कि कैसे सुंदर तालाब थे हमारे इतिहास की जब हम नजर डालते हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, साउथ इंडिया में उतने सुंदर तालाब थे कि आज भी इंजीनियर उनको देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने सुंदर और इतना टेक्निकल हिसाब से, इतना साइंटिफिक वे में उन तालाबों को डिजाइन किया गया था कि वो तालाब बिल्कुल जैसे कि भारत की संस्कृति से जुड़े हों। तालाबों की पूजा तक हमने होती हुई देखी है। आध्यात्मिक जुड़ाव तालाबों के साथ देखा है और ये शिक्षा का जुड़ाव तालाबों के साथ देखा है। तो ये तो तालाब तो भारत की नस-नस में जुड़े हैं। लेकिन आज सिर्फ तालाबों को एक गड्ढा, पानी का गड्ढा समझकर उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है और इसके परिणाम भी भारत आज भुगतना शुरू हो चुका है। तो इसके परिणाम बहुत जल्दी बहुत गंभीर भी होने वाले हैं। जैसे सर आपने इंजीनियरिंग की बात की, तो मुझे जहां तक पता कि आप पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, आपने जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ के ये समाज सेवा करने के लिए उतर गए। तो जब आप पहली बार जब जॉब छोड़ने का मतलब कि ये जॉब छोड़ना है, मुझे मुझे समाज के लिए काम करना है, तो उस समय क्या विचार चल रहे थे आपके मन में? बिल्कुल रवि, देखिए जब ये जॉब छोड़ी थी तो एक्चुअली ये नहीं था कि मैंने अचानक से छोड़कर ये काम करना शुरू हुआ था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन में, तो तब भी मैं ये काम करता था, लेकिन तब वो तालाबों से संबंधित नहीं था। तब ये कार्य था जल चौपाल से संबंधित, लोगों को जागरूक करने के संबंधित। लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान या बाद जैसे हमारी जॉब लगी और हमें लगा कि अब तालाबों का काम शुरू हो चुका है, एक स्टेज हमारी बढ़ गई है और हम भी एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं तालाबों पर काम करके। हम एक, मान लो जितना सैलरी हमें मिल रहा है, तो अगर हम तालाबों पे करें तो उतना सस्टेनेबिलिटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो तब हमने सोचा जॉब छोड़कर, और मैं इसको बिल्कुल भी एक समाज सेवा की तरह नहीं लेता रवि भाई। मैं समझता हूँ कि ये मेरा खुद का काम है। तालाब भविष्य में मेरे बच्चे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और मेरे ये बचपन की यादें तालाबों के साथ जुड़े हुई हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं समाज के लिए नहीं, बल्कि मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ तालाबों के लिए। तो जैसे आपने कहा बचपन की यादें हैं, तो आप जब बचपन में अपने भैंसों को लेकर जाते थे चराने के लिए, तो उस समय तो तालाब था जहाँ जहाँ आप बैठकर होमवर्क किया करते करते थे। आज वो तालाब आपके गांव में फिर से आपने पुनर्जीवित किया है। तो जब आपने पहली बार अपने गांव में जल चौपाल लगाया था, तो गांव में कितना सहयोग मिला था आपके गांव में? बिल्कुल, देखिए शुरुआत में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उतना सहयोग मिल पाता है, मुझे भी नहीं मिला था। लेकिन ये था कि धीरे-धीरे लोगों को पता चला इस कैंपेन के बारे में। और उस समय पे अच्छी बात ये थी कि अगर लोग भी सपोर्ट नहीं करते, गाँव वाले भी सपोर्ट नहीं करते, तो मेरे पास स्टूडेंट्स का नंबर बहुत अच्छा था। क्योंकि मैं कोचिंग देता था, तो करीबन हाँ। 50 से 60 बच्चे मेरे पास होते थे। तो वो जब हम जागरूक करने निकलते थे, तो वो अपने आप ही एक रैली बन जाती थी। और सारे बच्चे वैसे थे तो जो हाईली मोटिवेटेड थे। संडे के दिन हम जाते थे घर-घर, तो ऐसा भी था कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती थी और सभी के मन में ये था कि एक एक तरह के हमारे लिए एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है कि हम कैसे चेंज ला सकते हैं अपने गाँव में। तो लेकिन जब एक माँ-बाप के बच्चे किसी कैंपेन से जुड़ जाते हैं, तो माँ-बाप की जुड़नी मजबूरी हो जाती है उस कैंपेन से बिल्कुल, जुड़ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही हुआ कि जब बच्चे जुड़े, तो बच्चों को देखकर बड़े लोग भी जुड़े और धीरे-धीरे ये संख्या बढ़ी। जैसे सरकार की जो भी जल संचय की योजनाएं चल रही हैं, जैसे नमामि गंगे हुआ, तो ये कितनी सफल होते हुए दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं। नमामि गंगे अभी नमामि गंगे योजना है, जल शक्ति मंत्रालय बना है, तो और अभी अटल भूजल योजना भी सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो अगर इनकी सबकी बात करें, तो अभी मैं जल शक्ति की अगर मैं बात करूँ, तो जल शक्ति के लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद में मुझे एक जो अंतर दिखाई दिया है, वो ये है कि आज
एक तहसीलदार से लेकर पटवारी से लेकर डीएम तक एक सबके ऊपर एक प्रेशर है, क्योंकि उनको टारगेट दिए गए हैं कि आपको साल में इतने तालाब रिवाइव करने हैं या इतने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने हैं आपको। तो उनके पास उसके पास जब मैं जल शक्ति मिनिस्ट्री से पहले मैं एनओसी के लिए जाता था लेखपाल के पास या डीएम के पास, तो कई बार 15-15, 20-20 चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में ये चीजें नहीं थी। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय के बाद आज आप किसी से भी बोलिए कि जल शक्ति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो और ये जल शक्ति मंत्रालय के पहले से आदेश है आप सभी को, तो उसके अनुसार अब हमको कई बार अब अधिकारी खुद भी फोन करते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने तालाब है, क्या आप करना चाहेंगे या एनओसी ले लीजिए। तो एक प्रेशर बढ़ा है और उस वजह से तालाबों के लिए प्रशासन को भी काम ज्यादा करना पड़ रहा है जल शक्ति के बाद। तो ये थोड़े-थोड़े से चेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं हर हर डिपार्टमेंट की या हर मंत्रालय की, तो दोनों चीजें हैं। जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट आया था 2019 में आया था, तो रिपोर्ट में बताया गया था कि 2021 में देश के कई ऐसे शहरों में भूजल की जो स्तर है वो घट जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे एक साल पहले चेन्नई के किस तरह से हाल हुआ था, है ना? और भी महाराष्ट्र में कई जगह हैं, वहां पे क्या हाल हुआ था, और वहां का यही था कि ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया है या खत्म होने की कागार पर है। और ये सिर्फ चेन्नई नहीं है, ऐसे कई शहर हैं जो आज इसी कागार पर पहुंच चुके हैं और वो फ्यूचर में बहुत जल्दी ऐसे वाटर क्राइसिस झेल सकते हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, हो सकता है उसमें अगर उन्होंने 2020 बताई हो तो 2021-22 तक बात जा सकती है। तो समय का आकलन उनका गलत हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से डिप्लीट होता जा रहा है। वो तो हम साल दर साल प्री मानसून, पोस्ट मानसून आराम से चेक कर सकते हैं। कई शहरों का 1.5 मीटर प्रति वर्ष भी डिप्लीशन रेट है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रेट, कि हर साल वो 1.5 मीटर नीचे चला जाता है। तो यह कोई अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं, एक लिमिटेड है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए उनका आकलन बहुत डरावने भी हैं और बहुत एक हद तक सही भी हैं, जिससे कि लोग सुधर सकें, लोगों के अंदर एक जागरूकता आ सके, एक चिंता आ सके, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सकें। सर अभी जो आप कार्य करते हैं उसमें सरकार का सहयोग कितना मिलता है? राज्य सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कितना सहयोग मिलता है? बिल्कुल, देखिए सरकारों का सहयोग तो हमें सबसे ज्यादा तो यही अपेक्षा रहती है कि वो हमें सही से काम करने दें और एनओसी समय पर दे दें, क्योंकि ज्यादातर तालाब जो हैं वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है। तो बिना सरकार की अनुमति के या एनओसी पत्र के तो हम कुछ कर नहीं पाते। दूसरा, कई बार टेक्निकल चीजें भी आती हैं, एंक्रोचमेंट होता है तालाबों पर, अतिक्रमण होता है, तो उसमें कई बार सरकार की मदद लेनी पड़ती है, तो वो है। दूसरा, सरकार की गाइडेंस तो हमेशा मिलती है ना? अभी जैसे जल शक्ति मंत्रालय जब से बना है, तो मंत्रालय में जितने भी अधिकारी हैं, तो कुछ अधिकारी बड़े सेंसिटिव है और कुछ करना भी चाहते हैं, तो वो हमें पूरी स्कीम्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं फोन कर करके, या हम उनसे लेते रहते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ आप काम कर सकते हैं, वहां पे आपको काम करना चाहिए। तो इस तरह से उनकी कई बार मदद भी मिलती है और कई बार मायूसी भी हाथ लगती है कि सरकार का जो बजट है वो कई बार ऐसे लोगों के पास भी चला जाता है जो सच में ग्राउंड पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो उन्हीं के जेब में रह जाता है। सर, जल बचाने के लिए अपने दर्शकों के लिए, जो भी हमारे जहां तक कि हमारा वीडियो जाएगा, उनके लिए एक मैसेज आप कैसे बचाएं, जल को कैसे संरक्षण करके रखा जाए? हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सर मेरा सवाल है कि जल बचाने के लिए हमें क्या क्या किन किन उपायों को अपनाना चाहिए कि जल बच सके और आने वाले भविष्य में उसको मतलब कमी ना हो आने वाले हमारे पीढ़ियों को। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है रवि भाई। ये जल बचाने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं और घरेलू स्तर के अलग तरीके हैं और औद्योगिक स्तर पर अलग तरीके हैं, खेती के स्तर पर अलग तरीके हैं। तो हमें सभी स्तरों पर कैसे-कैसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, सभी पर ध्यान देना पड़ेगा। लाइक एग्रीकल्चर में हमें अगर ड्रिप इरिगेशन का हम यूज़ कर सकें तो बहुत कम पानी वेस्ट होता है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में हमारा लगभग 80% पानी बर्बाद होता है। दूसरा, घरेलू स्तर पर हम कई बार
कार ये धोते हुए या कपड़ा धोते हुए बहुत लापरवाह बन जाते हैं और एक बाल्टी की जहाँ पे जरूरत होती है वहां 100 बाल्टी हम यूज कर लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो घरेलू स्तर पर हो गया, इंडस्ट्रियल स्तर पर इस तरह है कि लोग कई बार थोड़ा सा खर्चा बचाने के चक्कर में ईटीपी और एसटीपी को नहीं चलाते हैं, गंदे पानी को वो नदियों की तरफ मोड़ देते हैं। ऐसे ही केमिकल वाला पानी चला जाता है नदियों में और वो पूरा नदियों की, नहरों की, तालाबों की स्थिति को खराब कर देता है, उनका पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरह के हमें उपाय अपने, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर पे हम लगा सकते हैं। तो इस तरह के उपाय हर स्तर पर हमें करने होंगे और कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं, तभी एक चेंजेस देखने को मिलेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपने आज भी भैंसों को रखा है आपने? जो भैंस अभी जो आपके बचपन में 25 भैंस मैंने पढ़ा कहीं कि आपने 25 तकरीबन 25-26 भैंस था, क्या आज भी भैंस है आपके गांव में? बिल्कुल, देखिए मैं अभी भी गाँव में ही रहता हूँ और मैं शहर में कई बार रहने का प्रयास भी करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरा काम पूरा गाँवों से संबंधित है। तो उस हिसाब से मैंने अपने गाँव में ही एक अपने घर को ही एक ऑफिस की तरह डेवलप किया हुआ है, हालाँकि एक ऑफिस शहर में भी है। तो और जो भैंसों की बात है, गाय भैंस आज भी घर में है और लेकिन अब उनको जंगल नहीं ले जाना पड़ता क्योंकि जंगल बचे ही नहीं है। आसपास सही पूरा बात। डेवलप हो गया है, घर बन गए हैं, कंक्रीट का जंगल बन गया है, तो कंक्रीट के जंगल में तो भैंस घास खा नहीं पाएगी और उतना ज्यादा अभी है भी नहीं, क्योंकि एक भैंस होती है अब तो। पहले हुआ करती थी 10-10, 20-20 भैंस, तो उनको चारे की पूर्ति कर पाना उनके लिए, परिवार के लिए बेहद गंभीर होता था या बेहद हार्ड होता था। लेकिन अभी एक भैंस है तो उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है और वो उससे दूध भी हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत सर धन्यवाद रोहतास पत्रिका से बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर आपको सर्विस वायर, फ्लेक्सिबल वायर, कॉपर एवं सभी प्रकार के एलईडी एवं एलईडी बल्ब थोक और खुदरा में मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अपने वीडियोग्राफी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोपराइटर राकेश झा।